प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सल्तनत कालीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के पार्ट दूसरे में मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में इतिहासकारों ने कुछ विचारों और विवादों को जन्म दिया है। उनमें से दो विचारों के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। पहला है औपनिवेशिक बनाम भारतीय। औपनिवेशिक बनाम भारतीय एक प्रोफेसर हुए पीटर हार्डी ने कहा कि भारत में जो सल्तनत काल में ग्रंथ लिखे गए या जो ऐतिहासिक साहित्य लिखा गया वो पूरा का पूरा औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक का मतलब है जो विदेशों से आया था, जैसे ईरान, क्योंकि अधिकतर तुर्कों के साथ में आए हुए लोग थे। वहीं मुगल काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो बाहर से आने वाले लोगों ने कम लिखे, जबकि भारत में रहने वाले लोगों ने अधिक लिखे। इसलिए मुगल कालीन स्रोतों को भारतीय अधिक माना जाता है। तो पहले तो ये सिद्धांत है कि औपनिवेशिक बनाम भारतीय। दूसरा, मंगोल प्रभाव के बारे में इतिहासकारों का यह दावा है कि मंगोल शब्द से ही निकला है। मुगल जब भारत में आए तो उन्होंने मंगोल परंपराओं को अपनाया। बाबर स्वयं मंगोल से प्रभावित था, तो मंगोल प्रभाव भी इनके साहित्य पर पड़ता है। तो ये दो महत्वपूर्ण वाद विवाद प्रचलित है। अब अपन सिलसिलेवार इन ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फारसी भाषा में, क्योंकि फारसी जो भाषा है ये दरबारी भाषा थी, राज्य की भाषा जिसको कहा जाता है। तो इस दरबारी भाषा में अधिकतर साहित्य लिखा गया है, इसलिए इस साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। तो ये दरबारी साहित्य है, इसके बारे में अपन पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मुगल राज्य के संस्थापक बाबर के द्वारा लिखी गई तुज़ुक-ए-बाबरी। इसका दूसरा नाम बाबरनामा भी है। यह मूलतः तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बाद में कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया। इस ग्रंथ से हमें भारत में जब बाबर आया उस समय भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। साथ ही बाबर को प्रकृति में भी रुचि थी, इसलिए वह भारत के भूगोल और प्राकृतिक जीवन को भी लिखता है। बाबर के बाद में हुमायूं के समय तो बहुत कम ग्रंथ लिखे गए, लेकिन जब अकबर ने शासन स्थापित किया तो उसने इतिहास के ग्रंथ लिखने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की और कई लोगों को उसमें नियुक्त किया, और उसने सिलसिलेवार अकबरनामा पुस्तक का लेखन करवाया। अकबरनामा पुस्तक के कुल 3 भाग हैं और इसका जो प्रधान लेखक था वो अबुल फजल था। इस पुस्तक के 3 भागों में जो तीसरा भाग है वो ही आइन-ए-अकबरी कहलाता है। इसका मतलब है कि आइन-ए-अकबरी जो है इसमें मुगल शासन काल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और उसके ढांचे के बारे में बताया गया है। तो ये अकबरनामा मुगल कालीन इतिहास की जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबर के समय में ही इनायतुल्ला ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है तकमील-ए-अकबरनामा, और यह ग्रंथ 1602 से 1605 के बीच में जानकारी देता है। तो ये ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर के समय का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हुमायूं और मुगलों की जो पूर्वज थे अफगानिस्तान में उनके बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है हुमायूंनामा। इसका जो लेखिका है वो गुलबदन बेगम है। यह हुमायूं की
बहन थी। अकबर के कहने से ही गुलबदन बेगम ने यह हुमायूं नामा लिखा है। इसमें हुमायूं के जीवन चरित्र को और अधिक विस्तृत तरीके से दिखाया गया है। अगला महत्वपूर्ण लेखक था जौहर आफ्ताबची। इसने जो पुस्तक लिखी है वो तारीख हुमायूनी है, या इसका दूसरा नाम तज़किरात उल वाक़ियात, या इसका तीसरा नाम है तारीख जवाहिर शाही। इसने 1587 ईस्वी में यह पुस्तक पूरी लिख दी थी। इस पुस्तक का लेखक का नाम है जौहर आफ्ताबची। यह पुस्तक भी हुमायूं के जीवन के बारे में जानकारी देती है, साथ ही अकबर के शासनकाल के 30 वर्षों के बारे में भी हमें जानकारी देती है। तज़किर हुमायूं व अकबर, ये बायजीद बयाद ने लिखा। यह भी ग्रंथ मुगल कालीन जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब्दुल हक देहलवी, इसने एक पुस्तक लिखी है तारीख हक, और इस तारीख हक पुस्तक में जो ये 1596 और 97 में लिखी गई है, इसमें अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया गया है। अकबर ने जो भी धार्मिक नीतियाँ अपनाई, चाहे नए धर्म की स्थापना करना हो या धर्म की चर्चा करने के लिए जो मंत्रणा के कक्ष बनाया था, उन सभी के लिए इसकी बहुत ही आलोचना की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो नफाइश उल माशिर है। इसका लेखक कजवीनी है। इसको प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ होने का भी ठप्पा लगाया जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये ऐतिहासिक लेखन है। इसका मतलब है कि इसने स्रोतों का उपयोग करते हुए इतिहास को लिखा है। अकबर के समय का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख शेरशाही, जिसका लेखक अब्बास खां शेरवानी था। यह ग्रंथ भी अकबर के समय में लिखा गया और अकबर के कहने पर ही लिखा गया। इसमें शेरशाह सूरी के शासनकाल और उसकी घटनाओं को लिखा गया है। इसको अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। तो ये मुगल कालीन जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबर के समय में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया तबकात अकबरी। इसका लेखक निजामुल अहमद है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब अपन देखते हैं कि जहांगीर के समय में क्या क्या ग्रंथ लिखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो तुजुक जहांगीरी है, जो जहांगीर ने स्वयं ने लिखी है आत्मकथा के रूप में। उसमें जहांगीर ने जो 12 साल है अपने शासनकाल के, वो तो उसने खुद ने लिखे हैं, और फिर 12 से 19वें साल तक का जो भी भाग है उसको मोतमिद खान ने लिखा है, और 19 साल के बाद का जो भी इतिहास है उसको मोहम्मद हादी ने पूरा किया है। कहने का मतलब ये है कि इस पुस्तक को भी 3 लोगों ने मिलकर के लिखा है, जहांगीर, मोतमिद खान और मोहम्मद हादी। तो ये 3 लोगों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। यह आत्मकथा रूप में है और जहांगीर के शासनकाल का अच्छा चित्रण देता है। इसके अलावा तारीख दाऊदी, जिसका लेखक अब्दुल्ला है, इसने भारत में लोदियों और अफगान शासकों के बारे में लिखा है। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अफगान शासकों में ये भी अफगानी थे लोदी भी, और इसके अलावा शेरशाह वगैरह का भी जिक्र इसने किया है। मोतमिद खान ने तुजुक जहांगीर तो लिखी है, साथ ही उसने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम इकबाल नामा ए जहांगीरी है। इसका लेखक भी मोतमिद खान है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। शाहजहां के समय में पादशाह नामा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया है। इसका जो पहला लेखक है वो अमीन काजवीनी है। उसने शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 सालों के बारे में लिखा है। फिर उसका जो अगला घटनाक्रम है उसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, और इस ग्रंथ का पूरा किया है वो मोहम्मद वारिश ने पूरा किया है। तो ये पादशाहनामा ग्रंथ भी 3 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है, और यह शाहजहां के जीवन और उसके शासनकाल के समय की घटनाओं को बताता है। इसके अलावा शाहजहांनामा ग्रंथ भी लिखा गया है। इसका लेखक इनायत खां और सादिक खां है। तो ये शाहजहां के समय की महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जहांगीर के समय का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ इकबाल नामा जहांगीरी है, जिसका लेखक मोतमिद खां था। ये पहले चर्चा हो चुकी है इसकी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औरंगजेब के समय में क्या क्या हुआ है। तो औरंगजेब के समय का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम आलमगीर नामा है। आपको ये बता दें कि आलमगीर औरंगजेब की एक उपाधि थी, इसलिए उसका नाम भी, अब पुस्तक का नाम भी आलमगीर नामा हो गया है। तो इसमें मिर्जा काजिम ने औरंगजेब के शासनकाल के 21वें साल तक का इतिहास लिखा है।
उसके बाद में औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा लिया, तो यह पुस्तक भी वहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद में औरंगजेब के समय में काफी खां, इसने औरंगजेब से छुप करके ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मुंतखब उल लुबाब। इसमें बाबर से लेकर के मोहम्मद शाह रंगीला तक का शासनकाल है, जो 1733 में शुरू तो औरंगजेब के समय हुआ था, लेकिन 1733 तक का घटनाक्रम इसमें लिखा हुआ है, जब भारत में शासक था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है। इसके अलावा जो मुगल दरबार में नहीं थे और अन्य प्रांतों में थे, और उन्होंने भी कुछ इतिहास लिखा है फारसी भाषा में ही, जैसे फतुहात आलमगीरी, इसको ईसरदास नागर ने लिखा है। इसमें राजपूताना और मालवा पर औरंगजेब ने जो आक्रमण किए उनके बारे में लिखा गया है। भीमसेन, नुस्खा ए दिलकुशा, इन्होंने दक्षिण भारत का जो औरंगजेब के जो अभियान है, दक्षिण नीति है, उसके बारे में लिखा है। इसके अलावा औरंगजेब के समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है, शियार उल मुतखरीन, इसको गुलाम हुसैन ने लिखा है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पर हमने देखा कि किस प्रकार से सल्तनत के मुगल काल के दौरान फारसी भाषा में इन ग्रंथों को लिखा गया है। इसके अलावा ये तो दरबारी हुआ साहित्य लेखन, इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य भी कई लिखा गया है, जो मुगल दरबार से अलग दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रांतों में लिखा गया। जैसे राजपूताना में ख्यात साहित्य, विभिन्न प्रकार की ख्यातें लिखी गई है, जैसे बांकीदास की ख्यात, जिसमें मारवाड़ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, मोहनोत नैणसी की ख्यात। ये असम में जो लेखन क्षेत्रीय भाषा में हुआ है उसको बुर्जिया कहा जाता है, बुर्जिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय साहित्य है। मराठों का जो साहित्य है उसको बखर कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। मराठों में, इसमें मराठों के उदय और शिवाजी और उसके बाद की सभी घटनाएं बखर साहित्य से मिलती है। इसके अलावा गुजरात में मीरते अहमदी पुस्तक लिखी गई है, इसका लेखक मोहम्मद का था, यह गुजरात में दीवान के पद पर था और उसने यह पुस्तक लिखी है, तो यह भी एक क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। इसके अलावा बीजापुर शासनकाल में सिराजी ने एक पुस्तक लिखी है, तज़किरतुल मुलुक, और इस पुस्तक के माध्यम से हमें बीजापुर राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें तारीख है कश्मीर, इसको हैदर मलिक ने लिखा है, इससे हमें जानकारी मिलती है। इंसा साहित्य के बारे में आप पहले से परिचित हो। इंसा साहित्य जिसको पत्राचार कहा जाता है, वो मुगल काल में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे इंशा ए अबुल फजल ने अबुल फजल के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन इंशा ए अबुल फजल नाम से किया गया है। ये भी दरबारी इतिहास लेखन में ही आता है, लेकिन पत्राचार रूप में है, तो ये भी स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर के समय की घटनाओं के बारे में हमें ये बताता है। औरंगजेब के समय में जो पत्र है वो रकाते आलमगीर नाम से संकलित है, और इनके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा सूफी संतों ने बहुत सारा लिखा है। औरंगजेब का भाई दारा शिको, जो एक सूफी व्यक्ति था, उसने मज़्म उल बहरीन लिखी है। इसका मतलब होता है 2 समुद्रों का मिलन। 2 समुद्र कौन कौन से? एक हिंदू और एक इस्लाम। तो दारा ने लिखा है कि भारत में इस समय हिंदू और इस्लाम है, वो 2 समुद्र है, वो आपस में मिल गए, यानी दोनों संस्कृतियों का मिलन हो चुका है। इसके अलावा संस्कृत और अन्य भाषाओं में भी साहित्य लिखा गया है, और इन भाषा साहित्यों में अधिकतर भक्ति साहित्य है, जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, चैतन्य, एकनाथ, तुकाराम, इन सभी लोगों ने जो साहित्य लिखा है वो भी मुगल काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो मुगल काल में हमें मिलता है यूरोपीय यात्रियों का विवरण। यूरोपीय यात्रियों में अकबर के समय में फादर मॉन्सरेट आए, उसने अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में लिखा, क्योंकि मॉन्सरेट है वो इबादत खाना की चर्चाओं में शामिल होता था, जो अकबर ने स्थापित किया था धार्मिक चर्चाएं करने के लिए। और यह पुस्तक मूलतः लैटिन भाषा में लिखी गई है, बाद में इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अकबर के समय में रॉल्फ फिंच भारत में आया, उसने बंगाल की यात्रा की, और उसने बंगाल में उस समय के अकाल और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा की है। विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के समय में भारत में आया था। 1609 से लेकर 1611 तक वह भारत में रहा, और वह जहांगीर के दरबार में निकट रूप से जुड़ा रहा। उसको जहांगीर ने 400 का
मनसब भी प्रदान किया था। वह भारत में कंपनी की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आया था, लेकिन जहांगीर ने उसको मान्यता नहीं दी, वो इसमें विफल हो गया। उसके बाद में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर के सर टॉमस रो आया और उसने एक पुस्तक लिखी, पूर्वी द्वीपों की यात्रा। और ये जो सर टॉमस रो था, ये जहांगीर के दरबार में तब आया जब जहांगीर अजमेर में था, और सबसे पहले इसी ने ही भारत में कंपनी की फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। इसने पुस्तक लिखी है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। इसमें उसने नूरजहां का खास करके जिक्र किया है। नूरजहां ने जो अजमेर में इत्र का आविष्कार किया था, या नूरजहां का जहांगीर के दरबार में कितना प्रभाव था, इन सब चीज़ों के बारे में भी टॉमस रो लिखता है। इसके अलावा पेल्सर था जिसने 1620 से 1627 की यात्रा की है, यह भी जहांगीर के समय का विवरण देता है। इसके अलावा ट्रेवेनियर था। ट्रेवेनियर ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है 6 वॉयजेज ट्रेवल इन इंडिया, और यह पुस्तक 1676 ईस्वी में लिखी गई है। ये 6 बार समुद्री यात्रा पर भारत आया था। वॉयजेज का मतलब समुद्री यात्रा होता है। ये 6 बार भारत आया था, समुद्री यात्रा की थी, और उनमें अभी अलग अलग उसने अपना विवरण दिया है। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक है जो फारस से आया था। फारस ईरान का नाम है। वो विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के समय में आया था। क्योंकि ये सल्तनत काल के समय की घटनाएं हैं, लेकिन इसमें भी अपन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा निकोलो कॉन्टी, ये भी इटली का ही था, और देवराज प्रथम के समय में आया, ये भी विजयनगर में ही आया था। इसके अलावा पीटर मूडी, ये पीटर मूडी है। पीटर मूडी ये 1630 से 1634 में भारत में रहा, और इसने 1633 में जो शाहजहाँ के समय भयंकर अकाल पड़ा था उसके बारे में इसने विवरण लिखा है। तो अकाल संबंधी प्रबंधन और उसकी हालत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा मनुची था जो एक तोपची के रूप में भारत में आया था, और वो दारा शिकोह के सेना में एक तोपची के रूप में काम किया था मनुची ने। इसकी पुस्तक है स्टेरियो दी मोगाश। तो इस पुस्तक में उसने जो उत्तराधिकारी युद्ध है जो शाहजहाँ के बाद में लड़ा गया था उसके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा जो बर्नियर है, बर्नियर एक मुख्यतः चिकित्सक था। उसने मुगल दरबार में रह करके कई लोगों का इलाज भी किया। इसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, और इससे मुगल राज दरबार की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कई पुरातात्विक स्रोत भी है, जिसमें अभिलेख है, मुगल दरबार के जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के लेख हैं, वो सभी मिलते हैं, जिससे हमें मुगल कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह था अपना इतिहास की जानकारी के स्रोतों के ऊपर टॉपिक। कल से आप इसके आगे टॉपिकों बारे में चर्चा करेंगे।